सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज का ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम रोटेशनल मोशन का। ये मेरे हिसाब से थर्ड वीडियो होगा या मे बी फोर्थ हो सकता है, देख लीजिएगा। इस वीडियो में अपन क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे उसको देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसे हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं वैसे ही हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। फिर हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन। ये कंपैरिजन क्या है? अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हुए हैं लीनियर मोशन में, डिस्प्लेसमेंट का, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी के, इनर्शिया के, इस जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़ा है आपके ब्रेन में एक मैपिंग तैयार हुई है। उस मैपिंग के साथ हमें रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले किस तरीके से कंपेयर करना है, किस तरीके से रिलेट करना है, वो पढ़ेंगे अपन इस टॉपिक में। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक में आएगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा और इसी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। नॉर्मल लीनियर मोशन में हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा बहुत कुछ मिलता जुलता है सेंटर ऑफ मास से। जैसे सेंटर ऑफ मास के बारे में मैंने पहले मान लिया था कि मान लो कि अगर मेरे पास ये एक बॉडी है तो मैंने बोला कि अगर इस बॉडी का पूरा मास मैं जिस जगह पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, मैं एक पॉइंट इमेजिन कर रहा हूं कि इस बॉडी का पूरा मास जो है एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गया है, उसको मैं क्या कहता था? उसको मैं कहता था सेंटर ऑफ मास। क्या बोल रहा हूं? सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम मास की बात कर रहे हैं कि पूरी बॉडी का मास मैंने एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया, उसको मैंने बोला सेंटर ऑफ मास। अगर मैं इसी बॉडी का, इस बॉडी में मास के साथ साथ एक चीज और होगी, जब मैं इसको ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में लाऊंगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में लाऊंगा तो क्या बन जाएगा? तब मेरे पास बन जाएगा वेट। ठीक, तो एक ऐसा पॉइंट जिसमें मैं पूरा का पूरा वेट को कंसंट्रेटेड करता हूं, मैं एक ऐसा पॉइंट इमेजिन कर रहा हूं जिसमें पूरा का पूरा वेट एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोल रहे हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैंने बोला कि कोई एक पॉइंट जिसपे पूरा का पूरा मास कंसंट्रेट हो गया है, एक ऐसा पॉइंट जिसमें पूरा का पूरा वेट कंसंट्रेट हो गया है, उस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट के आसपास लगने वाले जितने भी मोमेंट्स होते हैं, सारे मोमेंट का हम अगर सम करते हैं तो सम हमेशा क्या बनता है? वो सम हमेशा जीरो बनता है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वाला टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में हमने बताया था कि एक हमने बार लिया था, इसमें दो फोर्स लगाए थे। एक फोर्स हमने ऐसा लगा दिया था और एक फोर्स हमने ऐसा लगा दिया था। ये क्या कर रहे थे? इसके सेंटर पे मैंने एक पिवट पॉइंट लिया था, ये फोर्स इसको ऐसा मोमेंट प्रोड्यूस करके दे रहा था और ये वाला फोर्स इसको ऐसा मोमेंट प्रोड्यूस करके दे रहा था, और इसके एक पॉइंट मेरे को मिल रहा था जिस पॉइंट पे मेरा नेट सम ऑफ मोमेंट क्या बन रहा था? नेट सम ऑफ मोमेंट मेरा जीरो बन रहा था। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही पॉइंट होगा जिस बॉडी के इर्द गिर्द इस पे लगने वाले जितने भी मोमेंट है, ये मोमेंट मेरे इस तरीके से लग रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मोमेंट कैसा हो रहा है? ये मोमेंट मेरे को इसको अपोज करने वाले लग रहे हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होगा जिसपे लगने वाले सारे मोमेंट का सम हमेशा क्या बनेगा? हमेशा मेरा जीरो बनेगा। जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन रहा है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बनेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे मेरी दो डेफिनेशन बन सकती है, दो टर्म्स में याद कर सकता हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। एक बॉडी का वो पॉइंट जिसमें पूरा का पूरा वेट अज्यूम करते हैं कि एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गया है, उसको मैं बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट पे जिसपे लगने वाले सारे मोमेंट का सम हमेशा क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। तो हमारे यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं अपन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसे हमारे इक्वेशन ऑफ मोशंस होते थे उसी तरीके से क्या बन रहा है मेरा? इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। कैसा? सबसे पहले हम चल रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे क्या होते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हमको याद है, v इज इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस at होता है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या बन रहा है मेरे पास? s इज इक्वल्स टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या बन रहा है हमारे पास? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पहले पढ़ा हुआ है, बट ये कहां काम करते हैं? ये आपके लीनियर मोशन में काम करते हैं। बट अगर रोटेशनल मोशन में इसी इक्वेशंस को मुझे इस्तेमाल करना है तो मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूंगा? हम जानते हैं कि लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में थोड़ा अंतर होता है। जहां लीनियर मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, रोटेशनल मोशन में आने के बाद मेरे को उसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में इस्तेमाल करना पड़ता है। जहां पे मैं वेलोसिटी का इस्तेमाल करता हूं वहां पे मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? वहां पे मेरे को एंगुलर वेलोसिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये क्या बन रहा है? v इज इक्वल्स टू u प्लस at बन रहा है। तो ये क्या बचेगा? v मेरा फाइनल वेलोसिटी है, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, जिसको मैं किससे दिखाता हूँ? ओमेगा से दिखाता हूँ।
फिर ये क्या दिख रहा है मेरे को, u दिख रहा है। u का मतलब क्या है, u मेरे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे दिखाते हैं, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को मैं ओमेगा नॉट से दिखाता हूं। प्लस क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की हम a यूज कर रहे हैं और यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम अल्फा यूज करते हैं। और उसके बाद क्या बचता है मेरे पास टाइम। टाइम को मैं इस तरह से लिख देता हूँ। अल्फा का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने सिंपल एक्सेलरेशन यूज किया है, लीनियर एक्सेलरेशन यूज किया है। और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम एंगुलर एक्सेलरेशन यूज कर रहे हैं। और टाइम तो मेरी एक ऐसी चीज है जो कि दोनों ही कंडीशन में सेम टू सेम रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पे हम t का ही इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे भी t का ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए चलते हैं सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है, s इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। चलो यहाँ पे क्या है s, s में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं रोटेशनल मोशन में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे दिखाते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से दिखाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या बनता है u, u की जगह हम क्या यूज करते हैं, u की जगह हम ओमेगा नॉट इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या बन रहा है मेरे पास t, तो ये क्या हो जाएगा, t मेरा एज इट इज हो जाएगा, प्लस का हाफ मेरा एज इट इज हो जाएगा। एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। और t की जगह t स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, t स्क्वायर मेरा एज इट इज रहेगा। तो ये क्या बन गई, ये मेरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर है। तो v स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर। v मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और ओमेगा मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गई। फिर u, u मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अब क्या आएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2s। तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा 2, और a की जगह क्या हो जाएगा, a की जगह हो जाएगा अल्फा, और s की जगह क्या हो जाएगा, s की जगह हो जाएगा आपका थीटा। एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये क्या बनता है, ये मेरा बनता है इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। मतलब रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशंस क्या बनेंगी, तो ये तीन इक्वेशंस बनेंगी। तीन इक्वेशंस आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है और जहां भी क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको इस्तेमाल करना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, ये सारी चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ आप लोगों को ये नोट डाउन करना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक हमारा कंपैरिजन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन। तो इसको पहले मैं बोर्ड में लिख देता हूं और लिख के आपको समझाता हूं कि चीजें कैसे एक दूसरे से कंपेयर हो सकती हैं। जो जो टर्म्स हम लीनियर मोशन में इस्तेमाल करते हैं, रोटेशनल मोशन में वो टर्म्स कैसे कैसे होंगे, बढ़ते हैं थोड़ी देर के बाद। चलिए इस टॉपिक को अपन कंटिन्यू करते हैं। कंपैरिजन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन में कंपैरिजन कैसे होगा उसको समझना है। ये कंपैरिजन कैसा है, ये कंपैरिजन आपको ब्रेन में फॉर्मूलाज की मैपिंग बनानी है कि जो मैं लीनियर मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन में जो फॉर्मूले हम इस्तेमाल करते थे, सेम उसी फॉर्मूले को रोटेशनल मोशन में किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक, तो हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में क्लियर कट दिख रहा है कि जहां जहां ट्रांसलेटरी मोशन में मेरे को डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल करना है, रोटेशनल मोशन में उसी की जगह मुझे किसका इस्तेमाल करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल करना है। मतलब नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट को जहां मैं s से दिखाऊंगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाऊंगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं थीटा से दिखाऊंगा। ठीक, इसी तरीके से नॉर्मल वेलोसिटी मेरा जब v बनेगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या बनेगा, एंगुलर वेलोसिटी मेरा ओमेगा बनेगा। इसी तरीके से जब मैं एक्सेलरेशन बोलूंगा, एक्सेलरेशन को मैं a यूज कर रहा हूं, तो यहां पे मेरा ट्रांसलेटरी में एक्सेलरेशन आएगा, तो रोटेशनल मोशन में क्या आएगा, रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा जिसको मैं अल्फा से दिखाऊंगा। ठीक, ठीक इस तरीके से जहां मैं ट्रांसलेटरी मोशन में मास का इस्तेमाल करूंगा, वहां हम रोटेशनल मोशन में किसका इस्तेमाल करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस्तेमाल करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वीडियो लेक्चर अपन एक अलग से बनाएंगे, एक अलग वीडियो में अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसा होता है। यहाँ पे मैंने क्या बोला हुआ है, यहाँ पे मास का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस्तेमाल किया गया। क्यों ऐसा समझिएगा, देखिए ट्रांसलेटरी मोशन में मास किसको सिग्निफाई करता है, मास इनर्शिया को ही सिग्निफाई करता है। मतलब मैं सिंपली ये बोल सकता हूं कि मास इज द मेजर फॉर इनर्शिया। अगर मुझे इनर्शिया को मेजर करना है, किसी बॉडी में कितना ज्यादा इनर्शिया है, तो मुझे उसका मास देखना पड़ेगा। एक ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रखा हुआ है, तो उसको मूविंग कंडीशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वो इनर्शिया ज्यादा देगा। इसी तरीके से कोई बड़ा सा मास अगर मूविंग कंडीशन में है, तो वो उतना इजिली रुकेगा भी नहीं, वो अपनी मोशन की इनर्शिया को मेंटेन करता रहेगा। तो जिसमें जितना ज्यादा मास होता है, उसमें उतना ज्यादा इनर्शिया होता है। ठीक, इसी तरीके से जब मैं रोटेशनल मोशन में जाता हूं, तो एक बॉडी है जो अपने रोटेशनल स्टेट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है
कि अगर वो रोटेशनल कंडीशन में रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और अगर वो रोटेट कर रही है मतलब मोशन में आ गई है, और कैसे मोशन में है, रोटेशनल मोशन में आ गई है, तो वो रोटेशनल मोशन को भी कंटिन्यू रखने की कोशिश करती है। क्यों? उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से रोटेशनल मोशन में आने में ज्यादा टाइम लेगी या ज्यादा एफर्ट लेगी। इस तरीके से अगर कोई बॉडी अगर ऑटोमेटिकली रोटेशनल मोशन में है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उतना इजीली रेस्ट में नहीं आएगी, वो रोटेशनल मोशन को कंटिन्यू करेगी। मतलब जो रोल यहाँ पे इनर्शिया का होता है ट्रांसलेटरी मोशन में, वही रोल रोटेशनल मोशन में किसका होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। ट्रांसलेटरी मोशन में मास इनर्शिया को समझने के लिए मास पढ़ते हैं, और रोटेशनल मोशन में अगर मुझे अगर इनर्शिया को पकड़ना है तो मैं क्या बोलता हूं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलता हूं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा मास का इस्तेमाल होगा और यहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस्तेमाल होगा। फिर जब हम इधर जाते हैं तो हमको मिलता है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। आप पहले पढ़ चुके हैं, ये लीनियर मोमेंटम की बात है, ट्रांसलेटरी मोशन की मोमेंटम की बात है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम बनता है वो बनता है मास इनटू वेलोसिटी, और यहाँ पे जो मोमेंटम बनता है रोटेशनल मोशन में वो बनता है एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? L इज इक्वल्स टू P इनटू R। ये क्या बनता है? मेरा एंगुलर मोमेंटम। फिर जहां हम ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करने का काम करता है, या तो रेस्ट से मोशन में लाता है या मोशन से रेस्ट में लाता है। तो कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, मुझे उसको मोशन में ले आना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, या dt बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करोगे तो भी आपको फोर्स मिल जाएगा। ठीक, जब मुझे किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की कोशिश करनी है या रोटेट हो रहे ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करनी है, तो मेरे को फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि किसकी जरूरत पड़ेगी? टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर dl बाय dt। dl बाय dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक, तो यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? टॉर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये देख पा रहे हो कि अगर आपने इस पैटर्न को समझ लिया है तो जो भी फॉर्मूले मेरे यहाँ बने हुए हैं, सिमिलर फॉर्मूले आप इधर की तरफ अपने आप बनाते चले जाओगे, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। जहां पे भी P का इस्तेमाल किया गया वहां पे किसका इस्तेमाल करना है? L का इस्तेमाल करना है। dP बाय dt बनेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? dL बाय dt बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जो अगला लास्ट बनता है मेरा, वो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी कैसा है? हाफ mv स्क्वायर है। हाफ mv स्क्वायर, अब हमने देखा होगा कि m की जगह हमें किसको इस्तेमाल करना है? m की जगह हम इस्तेमाल करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे दिखाते हैं? I से दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे जो m है, m की जगह क्या आ जाएगा? m की जगह मेरा I आ जाएगा। तो 1/2 मेरा एस्टेस रहा, m की जगह क्या आ गया? I आ गया। फिर क्या दिख रहा है? v स्क्वायर दिख रहा है। v क्या है मेरे पास? वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। ये जो v स्क्वायर है, v स्क्वायर क्या बन जाएगा? मेरा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ? मैंने ट्रांसलेटरी मोशन के फॉर्मूले को और रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले को आपस में रिलेट कर दिया कि जो टर्म्स मेरे ट्रांसलेटरी मोशन में इस्तेमाल होते हैं वही टर्म्स मेरे रोटेशनल मोशन में किस तरीके से इस्तेमाल होंगे। तो इस चार्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा, बुक में भी आपको मिल जाएगा। और इसी चार्ट के साथ एक चीज और है, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि मैंने पहले देखा हुआ है। उस इक्वेशन ऑफ मोशन को भी आप लोग लिख लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन में एक तरफ ट्रांसलेटरी मोशन और एक तरफ क्या हो जाएगा? रोटेशनल मोशन। तो एक पूरा एक टाइम टेबल बन जाएगा, एक बढ़िया सा ग्राफ बन जाएगा जिसमें आपके सारे फॉर्मूले लाइन से अरेंज हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपना। फिर एक टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको स्टार्ट करते हैं, मैं बोर्ड को रब करता हूं और ये दो टॉपिक को अपन कवर करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको पहले एक एक्सिस इमेजिन करनी पड़ेगी। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक एक्सिस है और इस एक्सिस से मैं r दूरी पे जाता हूं। कितने दूरी पे जाता हूं? r दूरी पे जाता हूं, और इस r दूरी पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है। मैंने क्या कर दिया है? r दूरी पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जिसका मास क्या है? जिसका मास मेरे पास m है। ठीक है, तो ये रोटेशनल मोशन का केस है। रोटेशनल मोशन का केस में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अराउंड गोल गोल घूमता है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये किसी न किसी सिस्टम के थ्रू इस एक्सिस से जुड़ा हुआ है, और इस एक्सिस के अराउंड ये गोल गोल घूम रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एक टॉपिक का नाम ले रहा हूं, जिस टॉपिक को बोल रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किताब में पढ़ोगे तो ये आएगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल डिस्टेंस समझा रहा हूँ। तो ये डेफिनेशन आप लोग बुक से रिलेट कर लेना है। इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? इसका फॉर्मूला जो बनता है मेरा I इज इक्वल्स टू बनता है mr स्क्वायर।
क्या बोल रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन का होल स्क्वायर। इसको मैं स्क्वायर कर रहा हूं। तो ये फॉर्मूला बनता है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एसआई यूनिट अगर पकड़ना है तो एसआई यूनिट बना सकते हो। कैसा बना लोगे? एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट कैसी मिल जाएगी? मास के लिए आप केजी यूज कर लोगे और डिस्टेंस के लिए क्या यूज करोगे? मीटर का होल स्क्वायर। तो ये इसकी क्या बन गई? एसआई यूनिट हो गई। तो ये तो बुकिश बातें हो गई, फॉर्मूला हो गया, ये हो गया। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, इसको हमें समझना है। ठीक, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक वैसा ही काम करता है जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में इनर्शिया काम करता है। इनर्शिया क्या चीज है? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी ऑब्जेक्ट को के स्टेट को चेंज करने से मना करती है। उसको वो चाहती है कि मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में बना रहा हूं, मोशन में हूं तो मोशन में ही बना रहा हूं। इसी तरीके से ये जो रोटेटरी ऑब्जेक्ट है, अगर ये रेस्ट में है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छा है, ज्यादा है, तो ये चाहेगा कि मैं रेस्ट में ही बना रहा हूं। मुझे इसको मूव कराने के लिए एक्सटर्नल एजेंट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब अगर किसी बॉडी के पास ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और वो रेस्ट में रखा हुआ है, एक रोटेटरी सिस्टम के अंदर शांत बैठा हुआ है, तो मुझे इसको घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको घुमाने के लिए ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। ठीक, इसी तरीके से अगर ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, मोशन में है, रोटेटरी मोशन में है, मान लो ये इस तरीके से घूम रहा है, तो मुझे इसको रोकने के लिए एक टॉर्क लगाना पड़ेगा, तब इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अगर ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो कम टॉर्क लगाना पड़ेगा। अब मैं यहां देख रहा हूं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर तो होगा मेरा मास, मास जितना ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर है मेरा डिस्टेंस, मास और इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ज्यादा ही बनेगा। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्रैक्टिकल लाइफ में अगर समझना है तो कैसे समझते हैं? आप लोगों ने फ्लाई व्हील देखा होगा। फ्लाई व्हील कैसा? किसी इंजन के साथ में एक व्हील लगाया जाता है। एक व्हील में क्या होता है, जब एक व्हील फ्लाई व्हील बनाया जाता है तो कोशिश किया जाता है एक बड़ा सा फ्लाई व्हील बनाया जाता है और इसका ये बीच में एक सेंटर है जिससे एक शाफ्ट जुड़ी हुई है इस तरीके से, और इस फ्लाईव्हील का जो बड़ा मास होता है वो इससे दूर होता है। इसके एक्सिस ऑफ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा डिस्टेंस पे होता है। तो जितना बड़ा फ्लाईव्हील होगा और एक बार अगर वो मोशन में आ चुका है, वो सर्कुलर मोशन में आ चुका है, वो रोटेट कर रहा है अपनी जगह पे, तब क्या होगा? वो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण अपने आप रोटेट करता रहेगा, मूव करता रहेगा, एक लंबे समय तक उसको मूवमेंट मिलेगा। या इसी का एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास दो बाइक है, एक बाइक का जो टायर है वो कम डायमीटर का, छोटे डायमीटर का है, और एक बाइक का टायर आपके पास ज्यादा डायमीटर का है। अगर आप इसको चला रहे हो और चलाने के बाद अगर आपने इंजन ऑफ कर दिया तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली इनर्शिया की वजह से लंबे समय तक बाइक मूव करती रहेगी। तब आप ये देखोगे कि जो छोटा टायर है, जिसका कम डायमीटर वाला जो टायर है, वो शॉर्ट डिस्टेंस ही कवर करेगा, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। और जो बड़ा डायमीटर वाला जो बाइक है आपकी, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, फिर जाके स्टॉप होगी। क्यों? क्योंकि बड़े टायर के पास ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो अपने रोटेशनल मोशन के स्टेट को देर तक मेंटेन कर पाएगा। उसको रोकने के लिए ज्यादा एक्सटर्नल फोर्सेस, ज्यादा एक्सटर्नल टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। तो ये फंडा क्या कहलाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक और एग्जांपल समझना है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक लोहे की रॉड है, आपके पास एक लोहे की रॉड है, इस लोहे की रॉड के पास कुछ मास भी है, कुछ वॉल्यूम भी है और कुछ डेंसिटी भी है, आप जानते हो। ठीक, इस रॉड को क्या किया मैंने? इस रॉड को मैंने पिघला दिया, पिघलाने के बाद इसके फिजिकल फॉर्म को चेंज करके इसको क्या बना दिया? इसको एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। कैसा बना दिया? एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। ऐसा करके एक हॉलो पाइप क्रिएट कर दिया है। हॉलो पाइप क्रिएट का मतलब क्या कि पहले इसका मास जो था वो सेंट्रल एक्सिस के पास में था, अब क्या हो गया? इसका मास जो है सेंट्रल एक्सिस से थोड़ा दूर हो गया। अभी इस कंडीशन को देख रहा हूं कि इसका मास भी उतना का उतना ही है, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी उतना का वॉल्यूम है। अंदर का हॉलो पार्ट अगर मैं छोड़ दूं, सिर्फ मैं मटेरियल के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो वॉल्यूम भी इतना का इतना ही रहेगा, मास भी इतना का इतना रहेगा और डेंसिटी भी इतनी की इतनी रहेगी। अब क्या देखता हूं कि अगर मैं इस रॉड को किसी लोड के नीचे लगा देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक शेड लगाया हुआ है और शेड में आपने 3-4 आयरन रॉड्स का इस्तेमाल किया है। अगर ये आयरन रॉड का इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे कि आयरन रॉड में बेंडिंग जल्दी से आ जाएगी। और इसी मटेरियल का, इसी मास के मटेरियल का अगर आपने रॉड की जगह एक पाइप इस्तेमाल किया गया है, 3-4 पाइप लगा दिए हैं, तो आप देखोगे कि इसमें बेंडिंग नहीं आ रही है, ज्यादा अच्छी तरीके से लोड को सस्टेन कर पा रहा है और बेंड नहीं हो रहा है।
इस पे जैसे ही लोड आएगा तो क्या होगा, लोड आने पे ये बेंड हो जाएगा, अपनी जगह से मूव कर जाएगा, अपनी जगह से शिफ्ट कर जाएगा। क्यों मूव कर जाएगा, क्योंकि इसका ये जो रेडियस वाला पार्ट है ये छोटा सा है और इसका जो रेडियस वाला पार्ट है ये बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेडियस वाला पार्ट ज्यादा मिल रहा है, तो ये ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेगा और ये कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेगा। जब ये ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेगा तो ये ज्यादा रिजिड बिहेव करेगा किसी भी रोटेशनल मोशन के अगेंस्ट में। जैसे इस पे लोड लगेगा तो वो इसको टर्न करने की कोशिश करेगा, मोड़ने की कोशिश करेगा, ये ज्यादा रिजिड बिहेव करेगा और ये कम रिजिड बिहेव करेगा। तो ये एक एग्जांपल है प्रैक्टिकल लाइफ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए। इन शॉर्ट खाली इतना समझा सकता है कि अगर कोई बॉडी अपने रोटेशनल स्टेट को चेंज नहीं करना चाह रही है, ज्यादा अच्छे से रिजिड बिहेवियर शो कर रही है, तो उसके पास ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जल्दी से रोटेट कर जा रही है इसका मतलब उसमें कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसका I = mr² की जो वैल्यू है वो कम बन रही है। ये टॉपिक हम यहाँ खत्म करते हैं, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक टॉपिक और समझा रहे हैं अपन, जिसको हम बोल रहे हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, कैसा है, इसको जरा समझते हैं अपन। देखिए, तो हमने इसको एक थोड़ा सा डायग्राम से समझाते हैं अपन। रेडियस ऑफ गायरेशन और इस रेडियस ऑफ गायरेशन को अपन कैपिटल K से लिखाते हैं। यहाँ पे R का इस्तेमाल ना करके K का इस्तेमाल किया, क्योंकि R हम नॉर्मली पहले यूज कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, यहाँ पे हम K का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए कैसा है, लेट अस सपोज दैट कि एक मेरे पास एक्सिस है, इस एक्सिस से मान लो R1 डिस्टेंस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, इसका मास क्या है मेरे पास m1 है। इसी तरीके से R2 डिस्टेंस पे एक मास रख देता हूँ, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, m2 बोल देता हूँ, और R3 डिस्टेंस पे मैंने एक मास रख दिया, इसको क्या बोल दिया मैंने, m3 बोल दिया, और ये क्या बन गया मेरे पास, R3 बन गया। ठीक, मैं ये देख पा रहा हूं, अगर मैं इंडिविजुअली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में I1 मान लेता हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में I2 मान लेता हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में I3 मान लेता हूं, तो मेरा जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा। ये कैसे बन जाएगा मेरे पास, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I1 प्लस I2 प्लस ऑफ I3। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास m r1 का होल स्क्वायर, m1 r1 का होल स्क्वायर, फिर बन जाएगा m2 r2 का होल स्क्वायर, और फिर बन जाएगा मेरे पास m3 r3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। ठीक, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि अगर ये तीनों पार्टिकल एक ही सिस्टम का पार्ट हैं, अगर ये तीनों पार्टिकल एक ही सिस्टम का पार्ट हैं और इस एक्सिस के अबाउट गोल 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 रोटेट कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, ये तीनों ही पार्टिकल एक सिस्टम का पार्ट हैं और इस एक्सिस के अराउंड ये गोल 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 रोटेट कर रहे हैं, उस टाइम पे जो प्रैक्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा कि ये तीनों पार्टिकल जो है, ये तीनों पार्टिकल का जो एक सेंटर ऑफ मास बनेगा, इस तीनों पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास बनेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। मतलब ये इन तीनों पार्टिकल को मैंने क्या इमेजिन किया, इन तीनों पार्टिकल का एक मास बना लिया, एक सेंटर ऑफ मास मैंने इमेजिन कर लिया और वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। ठीक, और मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया, उस डिस्टेंस को मैंने k बोल दिया, और k को ही मैं क्या बोलता हूं, k को मैं बोलता हूं रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि किसी एक्सिस के अबाउट गोल 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 रोटेट कर रहे हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास जिस भी डिस्टेंस के साथ रोटेट करेगा या जिस भी डिस्टेंस के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड करेगा, उस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, उस डिस्टेंस को मैं रेडियस ऑफ गायरेशन बोलूंगा। मतलब इस कंडीशन पे, चलो स्मॉल m की जगह इसको हम यहाँ कैपिटल M कंसीडर कर लेते हैं, इस कंडीशन पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा मेरे पास कैपिटल M k का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है, दोनों ही सेम टू सेम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों ही बराबर हैं। फर्क भी पता है कि यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है और यहाँ पे क्या है, इस पूरे पार्टिकल का एक सेंटर ऑफ मास इमेजिन कर लिया और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ये जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, ये जिस डिस्टेंस से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना रहा हूं, वो डिस्टेंस क्या बनेगा, वो डिस्टेंस कहलाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन आप लोगों को बुक से मिल जाएगी, बुक से उठा लीजिएगा। समझने के लिए बस हमको ये समझना है कि इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा ये बन रहा है और सारे इंडिविजुअल पार्टिकल को मैंने कंबाइन करके एक सेंटर ऑफ मास बना लिया, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है, जो कि पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सेम टू सेम है, वो जो भी डिस्टेंस फॉलो करेगा वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा।
अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मास पता है, और मेरे को अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, तो ये बन जाएगा k = √m/I। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला, k = √m/I। और सीधी सी बात है, रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर ही होगी। ठीक, तो ये टॉपिक हम यहाँ खत्म कर रहे हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद हमारा एक अगला टॉपिक है जिसको हमने बोला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कैसी होगी, उस पर बात करते हैं। तो ये पूरा पार्ट मैं रद्द कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, चलिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप लोग जानते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। ठीक, कैसा होता है, मैंने बोला कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और उसमें मास m है, तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। वो क्या बनता है, 12mv² के बराबर बनता है। ठीक, चलिए मैंने बोला अब इसका केस कैसा है, इसका केस रोटेशनल मोशन वाला है। रोटेशनल मोशन वाला केस क्या है, मेरे पास एक एक्सिस है, इस एक्सिस से मैंने क्या किया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट मेरा जुड़ा हुआ है और ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अब मुझे इस केस में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी तो एक स्केलर चीज है, दोनों का फॉर्मूला मेरा सेम टू सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाता हूँ तो क्या बनेगा, मेरे पास 12mv² बनेगा। लेकिन अभी मैंने जो कंपैरिजन किया हुआ था, उस कंपैरिजन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन रहा था, वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन रहा था मेरे पास 12I ω², I × एंगुलर वेलोसिटी का होल स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया × एंगुलर वेलोसिटी का होल स्क्वायर, ये बन रहा था। तो ये फॉर्मूला आता कैसे है, बनता कैसे है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक, चलिए मैंने बोला इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है, वो लीनियर वेलोसिटी क्या है, v, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी बन रही है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या, थीटा के अकॉर्डिंगली ω = θ/t। ये जो एंगुलर वेलोसिटी बन रही है वो क्या बन रही है, ओमेगा बन रही है। ये जिस डिस्टेंस से मूव कर रहा है वो डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस मेरा r है, r रेडियस के साथ ही गोल 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 मूव कर रहा है। ठीक, तो जब भी मेरा लीनियर वेलोसिटी वाली बात आती है तो रोटेशनल वेलोसिटी में, रोटेशनल मोशन में हम लीनियर वेलोसिटी कंसीडर नहीं करते हैं, बल्कि क्या कंसीडर करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, v की जगह ओमेगा शब्द का इस्तेमाल करूंगा, v को रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा ओमेगा के साथ में। तो कैसे रिप्लेस करूंगा, मैं एक चीज जानता हूं कि v क्या होता है, v = होता है ओमेगा r। v क्या होता है मेरे पास, ओमेगा r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 1/2m, और v की जगह क्या हो जाएगा मेरे पास, ओमेगा r का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओमेगा r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी बन रही है वो क्या बनेगी मेरे पास, 1/2m एज इट इज छोड़ देता हूँ, ओमेगा के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा² और r के लिए क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। तो मैंने इसको छोड़ दिया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, जैसे ही रीअरेंज करेंगे तो कैसा बन जाएगा, 1/2mr² अलग कर लेते हैं, m × r का होल स्क्वायर अलग कर लेते हैं और ओमेगा² अलग कर लेते हैं। और हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है mr² क्या होता है, mr² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम I से दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो क्या बन जाएगी, 1/2mr² के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, I, और ओमेगा² को हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये क्या बन गया, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। नोट्स हमने आप लोगों को पहले दे दिए हैं, इस नोट्स को रिलेट कीजिए, इस वीडियो लेक्चर को रिलेट कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चंस लगाइए, जो भी डाउट होता है व्हाट्सएप पे मिलते हैं अपन। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।